राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि 2013 में एक्चुअली जिसकी शुरुआत हुई थी। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर इसके 1989 भी लिखा हुआ है कि शुरुआती डेट, बट इसके कंपनी की जो एक्चुअल यहाँ पे रिकॉर्ड्स में डेट है, कंपनी ने खुद बताया 2013 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद में कंपनी ने फ्रूट्स खरीद खरीद के उन फ्रूट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना बना के आगे मार्केट में बेचना चालू किया। और उसके बाद में आज ये दिक्कत आ रखी है कि कंपनी को पैसे उठाने पड़ रहे हैं मार्केट से सेकेंड टाइम राइट इश्यू के थ्रू। पिछले साल भी उठाए थे, इस साल भी उठाए थे। द एक्चुअल रीज़न कि कंपनी के पास में पैसे नहीं बच रहे हैं। क्यों नहीं बच रहे हैं? क्योंकि कंपनी जो चीज़ बनाती है, माल बनाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा हो रखा है, जिसकी वजह से कंपनी आगे फ्यूचर में पैसे बढ़ा नहीं पा रही है। और यहाँ पर माल महंगा हो गया है तो कंपनी बीच में पैसा नहीं कमा पा रही है। इस वजह से कंपनी पैसे उठाने की कोशिश करे। तो हम इस वीडियो के अंदर यही समझने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या इससे कंपनी को कोई फ़ायदा होने वाला है, और हाँ तो फिर हमें यहाँ पे आज के दिन इन्वेस्ट करना कितना सही रह सकता है और कितना गलत रह सकता है, उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो कंपनी का नाम जैसे कि काफ़ी भाइयों ने इमेजिन कर ही लिया होगा, नाकोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये कंपनी का आज के दिन जो प्राइस चल रहा है वो 46 रुपये चल रहा है। मतलब पूरी कंपनी की जो वैल्यू चल रही है वो 81 करोड़ रुपए की वैल्यू चल रही है। सब यहाँ पे हमें यही समझना है कि आज के दिन 81 करोड़ रुपए के ऊपर अगर हम पैसे लगाते हैं कंपनी में तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है और फ्यूचर में क्या वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम क्या भाव पर पैसा लगा रहे हैं, क्या भाव पर पैसा लगा रहे हैं, और फ्यूचर में हमें क्या भाव और मिल सकता है। वो भाव और ऊपर जाने की उम्मीद है या फिर थोड़ा बहुत रुकने की या फिर नीचे जाने की उम्मीद बन रही है कंपनी को देखते हुए। यही ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी क्या करना चाह रही है। अभी रिसेंट कंपनी ने क्या एक्शंस लिए हैं। तो जो रिसेंट का एक्शन है वो यही है कि कंपनी राइट इश्यू के थ्रू पैसे उठाना चाह रही है, और कंपनी बोल रही है कि हमें लगभग 13 करोड़ रुपए चाहिए, और 25 रुपए के हिसाब से कंपनी इश्यू कर रही है नए शेयर्स। और यहाँ पे आज के दिन 46 के आसपास में प्राइस चल रहा है। 46 रुपए का प्राइस चल रहा है और 25 रुपए के भाव के ऊपर नए शेयर दे रही है। और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी कंपनी की जा चुकी है। तो जिनके भाइयों के पास में 30 तारीख तक शेयर्स थे इस कंपनी के, उनको हर 10 रुपए के ऊपर में 4 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी बोल रही है 25 रुपए मुझे सीधे एक साथ में नहीं चाहिए, पहले 6.5 रुपए के आसपास में चाहिए, और बाकी के जो 18.5 या 19 रुपए के आसपास में वो मैं बाकी बाद में ले लूंगी अलग अलग टाइम पर। मैं मतलब होता है तरीका राइट इश्यू के अंदर में एक साथ पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से बाद में भी मांग सकती है। बट ये कंपनी को इसी साल मांगने में मतलब जरूरी पड़ेंगे। 2025 मार्च 2025 आएगा, उससे पहले पहले ही कंपनी को सारे पैसे जो 18 रुपये 75 पैसे ये उठाने पड़ेंगे मार्केट से। ऐसा नहीं कर सकते कंपनी की कैरी कर ले अगले साल मंगवाए, नहीं, इसी साल मंगवाने पड़ेंगे। तो कोई भाई अगर इसमें लगाता है तो अब ये कंपनी ये पैसे जो उठाने वाली है इनसे कंपनी को किस तरीके से फायदा हो सकता है। तो कंपनी ने क्या रीजन बताया कि हम ये पैसा क्यों उठा रहे हैं। तो कंपनी बोल रही है हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर कंपनी की हम डिटेल्स को यहाँ पर चेक करते हैं, सो कंपनी को बोल रही है हमें इस साल पैसों की जरूरत है। तो इस साल पैसों की क्यों जरूरत है? तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को 15 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जो इसी साल चुकाने हैं। तो उसके लिए क्या कंपनी के पास में पैसे हैं नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में सिर्फ 30 लाख रुपए कैश में पड़े हुए हैं। 7 करोड़ रुपए जो है वो पड़े हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के पास में। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब माल बिक गया, पैसा नहीं आया है। तो अब इनका पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा सा मतलब कई बार हो सकता है कि कई बार बिजनेस अगर ठप चलता है तो कंपनी क्रेडिट पे माल दे देती है। क्रेडिट पे माल दे तो देती है, बट अब जिसको दिया है उसके पास से ही नहीं बिक रहा, राइट। तो उसको पैसे वापस कैसे दे? तो यहाँ पे ये इसका भरोसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देते हैं 17 करोड़ रुपए ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो इन्वेंट्री बिकेगी तो काम होगा, तभी तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर कंपनी को चुकाने हैं 14 करोड़ रुपए, और पैसे यहाँ पर एक्चुअली कैश पड़ा हुआ है वो है 30 लाख रुपए के आसपास में, और ये थोड़ा बहुत माल बिक जाएगा। तो कंपनी को यहाँ पे कैश क्रंच दिख रहा है। तो कैश क्रंच दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी बोल रही है हमें पैसों की जरूरत है। ये एक दूसरा काम की कंपनी बोल रही है मेरे को कुछ जो पेमेंट जो मैंने उठा रखे हैं, जो उधारी पे पैसे उठा रखे हैं, उनका पेमेंट करना है। तो अब कंपनी क्यों पेमेंट करना चाहती है उनका? तो ये रीजन उसके पीछे ये है कि कंपनी ने बहुत ही महंगे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में कुछ लोन उठा रखे हैं जिनका पेमेंट कंपनी को करना है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक से उठा रखा है 16% इंटरेस्ट रेट के ऊपर में पैसा उठा रखा कंपनी ने, यहाँ 17% के हिसाब, यहाँ 18, यहाँ 14% के हिसाब से। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनमें कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे एज एन इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं। तो ये कंपनी चाह रही है कुछ पैसा जो लोन का है वो मैं चुकाना चाहती हूँ उन पैसों से। सो कंपनी ने मेनली 2 रीजन यहाँ पर बताए हैं। अब द थिंग इज कि इन पैसे उठाने के बाद में भी क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है, तो उसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा। क्योंकि
एक बात होती है कि कंपनी के पास में अगर कहीं फंसी हुई है, राइट, किसी ने गाड़ी में अगर कहीं आपको पता चल गया पंचर हो गया, तो पंचर निकलवाने के बाद में तो गाड़ी स्मूथली चलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये पैसा आने के बाद में कंपनी की गाड़ी जो फंसी हुई है क्या वो निकल जाएगी। तो बट द थिंग इज कि दैट आई एम लुकिंग एट, मुझे लगता नहीं है कि वो फंसी हुई गाड़ी निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? द रीज़न इज, अगर हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इनकी जो एक्चुअल सेल हो रही है वो पिछले 3 क्वार्टर से रेगुलरली नेट प्रॉफिट्स कुछ खास कमा नहीं पा रही है सेल। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखते हैं तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो जो ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में ध्यान दिया हो तो कंपनी माल क्या बेचती है, तो कंपनी एक्चुअली ये जो फल फ्रूट जो होते हैं इनसे जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो कंपनी माल बेचती है। जैसे फ्रूट जैम हो गया, मैक्सिमम तो उसमें चीनी होती है बट थोड़ा बहुत फ्रूट भी होता है। फ्रूट जैम हो गया, कैंड वेजिटेबल्स हो गए, ऑरेंज कट पील्स हो गए, स्वीट लाइम पील्स हो गए। तो अब दिक्कत ये है कि कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देगी तो वो कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं, राइट। उस कस्टमर को लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं ठेले से जाके खरीद लूँ, फल फ्रूट ही खा लेता हूँ, ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया। तो अब दिक्कत ये है कि मार्केट में आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली खुद बहुत महंगे हैं, क्योंकि इस साल हीट वेव भी चल गई। हीट वेव की वजह से काफ़ी सारे फ्रूट्स कई खराब हो चुके हैं। और इस साल अगर आपने सीज़न जो अभी फ्रूट्स का गया था, अंगूर का सीज़न अभी गया था, अभी आम का जो सीज़न चल रहा है, आप देख पा रहे हो कि आम अंगूर सब महंगे जा रहे हैं, रेट डाउन आ ही नहीं रही है। तो अगर इस पूरे साल में अगर रेट्स डाउन नहीं आएगी फ्रूट से तो कंपनी की जो हालत है वो खराब ही रह सकती है। सो अब यहाँ पर कंपनी अगर अपनी रेट नहीं बढ़ाएगी तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगी। द प्रॉब्लम सीधी की सीधी होगी। अब पैसा जो उठाएगी तो उससे थोड़ी बहुत उधारी फिर से चुका देगी। अब प्रॉब्लम अगेन दूसरी जगह और अटक जाती है। क्या अटक जाती है कि अगर कंपनी दूसरी चीज की कंपनी माल पे मतलब क्रेडिट पे माल देती है, उधारी पे माल देती है, ताकि दुकानदारों को उनको बोला आप पैसे पहले माल बेच दो, उसके बाद जो पैसे आते हैं फिर नया माल उठा लो हमसे, वो पुराने वाला पैसा चुका के, राइट। अब दिक्कत यहाँ पे कंपनी इस साल एक तो प्रॉफिट तो इन्होंने बिल्कुल नहीं कमाया, दूसरा जो पहले का जो क्रेडिट पे पैसा दिया हुआ है वो खुद ही रिकवर नहीं हुआ है, वो एक्चुअली बढ़ गया है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़ गए इसका मतलब कंपनी के पास में अगेन कैश क्रंच आ गया। कैश क्रंच आ गया तो हम कंपनी को फिर से नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, महंगा जो रॉ मटेरियल वो खरीदने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा। फिर से लोन लेना पड़ेगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंटरेस्ट फिर से देना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर आप साइकिल समझ पा रहे हैं तो माल महंगा होने की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही है। नेट प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही है तो जो पैसा जो अटका हुआ है मार्केट में वो अटका हुआ ही पड़ा है, जिसकी वजह से और माल खरीदने के लिए कंपनी को और लोन लेना पड़ रहा है, और लोन लेना पड़ रहा है तो उसके बजाय कंपनी को और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट करना मतलब नेट प्रॉफिट्स फिर से नहीं बच रहे हैं, फिर से नहीं बच रहे हैं तो कंपनी जो है डूबती ही जा रही है। तो ये एक्चुअली कैश क्रंच आ रहा है और ये चीज़ एक्चुअली आपके इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके प्रोमोटर्स हैं, उनके यहाँ पे भी होल्डिंग में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों से देख पा रहे हैं मार्च 2022 के बाद में इनके जो प्रमोटर लोग हैं वो खुद अपने शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। अगर आप रेगुलरली देख रहे हो रेगुलरली बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको खुद को दिख रहा है कि कंपनी कैश क्रंच के अंदर में जा रही है। कैश क्रंच में जाएगी तो नेट प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएगी और कल को क्या हालत खराब हो सकती है, बिल्कुल हालत खराब हो सकती है। नेक्स्ट एक ये चीज़ तो हो ही गई कि मालिकों को तो दिख रहा है। तीसरी चीज, कंपनी के पास में खुद के कोई एसेट्स आज के दिन में है नहीं। अब आपको एक बंदा बोलेगा यार कंपनी के पास में कोई जमीन ऑफिस होगी, वो तो है ही कि कैसे करोड़ रुपए कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो जो जमीन है जायदाद है वो तो है ही, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो मैं आपको बता दूं कंपनी जो भी ऑफिस वगैरह चलाती है वो सारे किराए के हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, और कंपनी डज नॉट ओन द लैंड ऑन विच और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड। वो जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं वो उन्होंने इस कंपनी को किराए पे दे रखे हैं। वो मतलब कंपनी के नाम पर नहीं है वो जमीन और फैक्ट्री वगैरह कुछ भी, वो कंपनी के मालिकों के प्रमोटर्स के नाम पे, और प्रमोटर ने फिर किराए पे दे रखे हैं 6 लाख रुपए सालाना। एक तो 6 लाख रुपए सालाना के हिसाब से फैक्ट्री दे रखी है और 6 लाख रुपए सालाना के हिसाब से दूसरा ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस वो कंपनी को लोन पर उस पर किराए पे दे रखा है। सो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है वो कंपनी के अंदर में तो कुछ है ही नहीं, ना उसके पास फैक्ट्री है उसके नाम पे, ना उसके नाम पे जमीन है, ना उसके नाम पे खुद का ऑफिस है क्या? तो बिजनेस है। और बिजनेस क्या हो रहा है? वो लॉस में जा रहा है और फ्यूचर में अगेन और लॉस में जाने की उम्मीदें हैं। और वो रीजंस आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब फ्यूचर के अंदर में कंपनी का स्टॉक किस तरीके से चल सकता है? अब यार ये भी अब मुंह से मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या? सीधी सी बात है, अब तो अंदाजा लगा लो, है पूरा एनालिसिस आपके सामने रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखते हो तो यहाँ पर क्रैश हो रखे हैं स्टॉक प्राइसेस। बट अगर हम यहाँ पर एक चीज़ का नज़र डालते हैं, अगर हम चार्ट्स को देखते हैं कंपनी के,
अगर यहाँ पे चार्ट्स को हम लोग देखेंगे तो काफ़ी टाइम से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो नीचे ही आता जा रहा था, बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बाइंग्स हमें देखने को मिली है और यहाँ पर एक कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर किसी भाई को लगता है कि मैं इस स्टॉक में रिस्क लेना चाहता हूँ, आई नेवर सजेस्ट और आई नेवर रेकमेंड एट ऑल, क्योंकि कंपनी छोटी कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स तो काफ़ी हैं, बट अगर कोई लेना भी चाहता है तो सर्किट्स में ही काम होने वाला है इसमें। अगर या तो ऊपर जाएगा तो भी सर्किट्स में जाएगा और नीचे आएगा तो भी सर्किट्स में ही आ सकता है। तो इसने अगर चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो चार्ट में तो इसने अच्छा खासा मूव यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट इफ समवन वांट्स टू टेक द रिस्क, ध्यान रखना अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा पैसा मत लगाना। अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा, 50,000 तो ज़्यादा हो गया, 5,000 रुपये से ज़्यादा मत लगाना इस कंपनी में एज ए रिस्क। और स्टॉप लॉस लेके चलना, जो कि यहाँ पर जो इसने यहाँ पर स्टॉप जो लो बनाया है, क्या बनाया है, 4 जून को इसने जो भी लो बनाया है उसके नीचे जाते ही बेच देना। दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड एंड कल फिर मिलते हैं। राइट इशू में, हाँ राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मेन सवाल है। तो यहाँ पर अगर आपको 25 रुपये का 6.5 रुपये का पेमेंट आपको और कंपनी एक साथ में सारे पैसे ले नहीं रही, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है राइट इशू की वजह से। हाँ, राइट इशू के बाद में इसके जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं वो पीपी के नाम से शेयर होने वाले हैं, नाकोडा ग्रुप कंपनीज पीपी के नाम से शेयर्स रजिस्टर होंगे। फिर जब लास्ट फाइनल पेमेंट ये कंपनी मांगने वाली होगी तब देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता राइट इशू के थ्रू में जाना चाहिए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।